वेलकम दोस्तों। आज हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 का जो सेक्शन ई है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस केस बेस हैं। मतलब आपको एक केस दिया जाएगा, फिर आपको उस केस को पढ़कर समझना है कि कौन सा कंसेप्ट लगाकर आप उस केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये आज का लास्ट वीडियो होगा इस वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। फिर हम सैम्पल पेपर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हटके करेंगे हम। ओके, तो सुनो। 36, मनप्रीत कौर इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर women in the shot put discipline. Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjitha is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws, and every day she kept increasing the number of throws by 12 to achieve the remarkable progress. How many throws Sanjitha practiced on the 11th day of the camp? तो ये क्वेश्चन, ये जो आपको केस है, ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है ये। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक स्पेशल कैंप हुआ था 15 दिन का, 15 डेज़ का, और पहले दिन से संजीथा ने 40 थ्रोस किया और हर दिन 12 करके ज़्यादा थ्रोस करने लगी। तो अब ऑब्वियसली बात है एपी में है ये। ठीक है, पहले दिन 40 थ्रो किया, इसके बाद वाले दिन 40 + 12 52, इसके बाद वाले दिन 64, ऐसे करते करते वो थ्रो करती गई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 40, कॉमन डिफरेंस है 12, ठीक है, और n है 15 बिकॉज 15 दिन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि 11th वाले दिन को संजीथा ने कितने सारे थ्रो किए हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, हमें A11 निकालना है, जिसका फॉर्मूला है A + 10D। तो 40 + 10 × 12, 40 + 120 हो जाएगा 160, ये होगा आंसर। तो 15 दिन ये कैंप हुआ, इनमें से 11वीं दिन 11th डे को कितना थ्रो किया, 160 थ्रो किया। अब क्वेश्चन नंबर रोमन 2 देखो। ठीक है, रोमन 2 में क्या पूछा, रोमन 2 में पूछा कि भाई साहब हाउ व्हाट वुड बी संजीथास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 हफ्ते बाद संजीथा का जो थ्रो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो देखो, अगर तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसने शुरू किया था 7.56 मीटर से, फिर हर वीक, एवरी वीक वो 9 सेंटीमीटर करके डिस्टेंस बढ़ता गया। तो यहाँ पर हमें एक और एपी देखने को मिला कि पहले दिन 7.56 मीटर, इसके बाद वाले दिन 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, 7.56 मीटर है प्लस 9 सेंटीमीटर है, मतलब 9/100 मीटर, मतलब 0.09 ऐसे करके प्लस होगा। तो ये 0.09 करके प्लस होगा, तो कितना होगा, प्लस करके देखते हैं।
0.09 प्लस किया तो यहाँ पर 5, 6, 7.5, 7.65, ऐसे करते 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 बढ़ता गया। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि संजीठा 6 वीक्स, है ना। तो ये अपना AP है, इसका फर्स्ट टर्म है 7.56 और कॉमन डिफरेंस है 0.09 और n क्या है? n है 6। ओके, n क्या है? अच्छा, यहाँ पर n 11 होगा और यहाँ पर n क्या है? 6, मतलब 6 वीक्स के बाद, 6 वीक्स के एंड में। तो हमें क्या निकालना है? हमें A6 निकालना पड़ेगा, जो कि होगा A + 5D। यहाँ पर A कितना है? 7.56 प्लस 5 इंटू D कितना है? 0.09। तो अगर हम इसको थोड़ा सा प्लस करके देखें, अच्छा रुको, यहाँ पर बोला गया है कि 6 वीक्स के एंड में, है ना। 6 वीक्स के एंड में कितना होगा? अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। 7.56 प्लस 5 इंटू 0.9, है ना। तो इसको कैलकुलेट करना है हमें। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, तो हाँ चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 7.56 प्लस 0.45, तो ये होगा 1, ये होगा 0 और ये होगा 8, 8.01 मीटर, इतना डिस्टेंस होगा एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। यहाँ पर एक करेक्शन होगा, यहाँ पर बोला एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, तो यहाँ पर ये 6 होगा। ओके, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, 6 वीक्स ख़त्म होने के बाद। ओके, इसीलिए यहाँ पर 6 होगा, तो ये हो जाएगा 0.54 और ये हो जाएगा 8.10 मीटर, इतना होगा डिस्टेंस। ओके, ये है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन ये है, और देकर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। और देकर क्वेश्चन है कि देखो, और देकर क्वेश्चन ये है कि when will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर। तो कब वो 11.16 मीटर का थ्रो अचीव कर पाएगी। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट nth टर्म बी 11.16 मीटर, ठीक है। तो 11.16 मीटर का जो थ्रो होगा उसको मान लेते हैं कि nth टर्म में वो अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो AP तो अपना यही है, सेम है। AP तो सेम है, बस हमें भी क्या करना है, हमें इम्प्लाइज देख लिखना है कि AN = 11.16। अब यहाँ से फॉर्मूला हमें पता है, A + n-1 इंटू D = 11.16, ठीक है। तो A है अपना 7.56 और D है 0.09 = 11.16। यहाँ से n-1 इंटू 0.09 क्या होगा? 11.16 माइनस 7.56, जो कि होता है 3.6। ओके, फिर डिवाइड कर दो, तो n-1 का वैल्यू आ जाता है 40 नहीं, अगर इसको थोड़ा ऐसे लिखो तो n-1 9/100 36/10, इसको कैंसिल किया तो 4 होगा, ये 0 कैंसिल, तो n-1 = 40
यहाँ से n का वैल्यू होगा 41, मतलब 41 होगा। ओके तो n का वैल्यू 41, ठीक है। तो 41 वीक्स में क्या होगा, वो अचीव कर पाएगी। तो आंसर होगा इन 41 वीक्स। तो 41 वीक्स में जाकर संजीथा का जो थ्रो डिस्टेंस होगा वो 11.16 मीटर का हो जाएगा। नाउ रोमन 3 क्या कहता है, देखो कि how many throws did she do during the entire camp of 15 days? अब जो कैंप हुआ था 15 डेज़ का, उसमें टोटल कितने सारे थ्रो उसने किए थे। तो हमें सम निकालना है इसमें। ओके तो हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो एपी तो सेम है, एपी कौन सा है, ये वाला एपी है। ओके तो यहाँ पर मैं और एपी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट 15 बोला तो हमें S15 निकालना है। ओके तो इट विल बी 15/2 इंटू 2a, 2 इंटू a मतलब 40 प्लस 14 इंटू डी कितना था भाई 12। सो 15/2 इंटू 80 प्लस 14 इंटू 12 कितना होता है, 14 इंटू 12 होता है 168। तो 15/2 इंटू 8 248, ओके डिवाइड कर दो 1 to 4, तो कितना हुआ टोटल 1860 थ्रोस। सो 15 दिन का जो ये पूरा कैंप चला, उस कैंप में टोटल 1860 थ्रोस मारे किसने, संजीथा ने। टोटल मिला के बोल रहा हूँ, पहले दिन में 40, दूसरे दिन में 52, फिर तीसरे दिन में 64, ऐसे करते 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 15 दिन तक टोटल जितने भी थ्रो उसने किया है वो कितना था 1860 थ्रोस। ओके क्लियर है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। ओके तो ये तो हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 37 वाले क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थारुण्य was thrilled to know that a football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, two nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of players is represented as points on a coordinate plane. Okay, nice. कोऑर्डिनेट प्लेन, तो डायग्राम गिवन है, तो मैं इसका डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी मैंने पूरा डायग्राम जो है डिट्टो वैसा ही ड्रॉ किया है। अब हमें आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। देखो अब हम आराम से रोमन 1 क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। At an instance, the midfielders and forward formed a parallelogram. Find the position of the central midfielder D if the position of the other players who formed the parallelogram A, B, C. अच्छा तो गौर से देखो कि कहा गया A, B, C, D। अच्छा तो कहा गया, हाँ ये रहा A, ये रहा डी, आई गेस थोड़ा ऊपर होगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा, थोड़ा नीचे बस। तो ए बी
डी सी देखो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन चुका है। तो कोऑर्डिनेट गिवन है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट 4,3 है, सी का कोऑर्डिनेट 6,6 है, तो हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, अब कैसे निकालें? सोचो सोचो। इसको निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। क्या टेक्निक है? देखो, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है अपने पास। ओके, तो यहाँ पर ए बी सी डी, ये ओ, हमें पता है कि ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओ जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों के दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट है। ये आपको क्लियर है? मतलब ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? अब देखो, तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर है वैसे ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी, और यहाँ पर एक डायगोनल, यहाँ पर एक डायगोनल, और यहाँ पर एक डायगोनल। ओके, तो ये डॉटेड में होगा बिकॉज डायगोनल से। ये ओ मान लेता हूँ। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों के मिड पॉइंट्स ओ है। ठीक है, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं लिख नहीं रहा और तुम लिख लेना। ओके, तुम लोग लिख लेना ये सब। रीज़न मैं नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ए सी मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट बराबर है बिकॉज दोनों ही सेम पॉइंट ओ है। ओके, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर ए सी का ये 1,2 4,3 6,6, तो ए सी में x1 प्लस x2/2 मतलब 1 प्लस 6/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब डी का जो कोऑर्डिनेट है वो तो नहीं पता, इसको तुम x, y मान सकते हो। तो इट विल बी 4 प्लस y/2, 4 प्लस x/2 कॉमा 3 प्लस y/2, ऐसे लिख सकते हो तुम आराम से। ओके, अब गौर से सुनो। अब हम दोनों के दोनों साइड्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द साइड्स, x कंपेयरिंग, अच्छा एब्सिसा ये एंड ऑर्डिनेट of both the sides we get, अगर हम दोनों साइड्स के x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर होंगे बिकॉज दोनों का मिड पॉइंट बराबर है। तो इसका ये x कोऑर्डिनेट बराबर और y कोऑर्डिनेट बराबर। तो लिखो 1 प्लस 6/2 इक्वल्स टू 4 प्लस x/2। ओके, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 2 प्लस 6/2 इक्वल्स टू 3 प्लस y/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट बराबर। 2 और 2 कैंसिल, क्या रहा? 7 माइनस 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर
8 माइनस 3 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी मिल चुका है। क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ डी? होगा 3,5। सो डी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 3,5। क्लियर। अब रोमन 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन 2 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? रोमन 2 वाला क्वेश्चन कहता है चेक इफ द गोलकीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग बैक के फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ये तीनों कलाकार, ये तीनों प्लेयर एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो, अगर तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, को लीनियर है। मतलब जी एच का डिस्टेंस और एच, ये पता नहीं क्या, कुछ दिया भी नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसको तुम के मान सकते हो, के। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मतलब उठा नहीं है, तो के होगा। ओके, तो जी एच का डिस्टेंस और एच के का डिस्टेंस प्लस करने के बाद अगर हमें जी के का डिस्टेंस मिल जाता है, तब इसका मतलब तीनों के तीनों सेम लाइन पर मतलब सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जी का कोऑर्डिनेट गिवन है -3,5, एच का गिवन है 3,1 और के इसका गिवन है 0,3। तो जी एच के और जी के का लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस। जी एच डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो 3 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। रूट के अंदर है, याद रखना, यूनिट्स लिखना मत भूलना। 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16, 52 रूट के अंदर। ओके, 52 रूट के अंदर है जी, मतलब 2√13 यूनिट्स। फिर एच के 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर रूट के अंदर। 3 स्क्वायर 9 -2 होल स्क्वायर 4 √13 यूनिट्स। अब जीके की बारी। जीके का डिस्टेंस कितना आता है देखते हैं। जीके 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। इसमें भी √13 यूनिट्स आता है। अब गौर से देखो, जब हम जीके को और एच के को प्लस करेंगे तो हमें जी एच मिल रहा है। ठीक है, जीके और इसको प्लस करेंगे तो जी एच मिल रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। सिंस जीके प्लस
एच के इक्वल्स टू जी एच implies G, H and K are collinear, मतलब lie on the same straight line। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अतरंगी लगा बिकॉज हमें तो जी एच प्लस एच के का वैल्यू जी के बराबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जी के प्लस एच के का वैल्यू ऐसा आया, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है ये। ओके, वेल नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अभी और वाला क्वेश्चन है, और देकर है, चेक इफ द फुल बैक J and center back I are equidistant from the forward C and if C is the midpoint of IJ। हमें देखना है कि J और I फॉरवर्ड C जो है क्या उनसे इक्वी डिस्टेंस में है। ठीक है, ये देखते हैं। तो J का कोऑर्डिनेट 5, -3, I का कोऑर्डिनेट -4, 6 और C का कोऑर्डिनेट 0, 1। अगर JC और IC बराबर हुआ तब हम कह सकते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंस। तो JC होगा 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 41 रूट के अंदर। नाउ IC 0 - -4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 और ये 5 25, इसके अंदर भी √41 आया। तो ये प्रूव हो चुका है कि दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, hence they are equidistant, they are equidistant from forward। C ओके, अब बोला गया है कि फिर से चेक करो कि क्या C मिड पॉइंट है IJ का। तो IJ तो IJ का मिड पॉइंट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। IJ का मिड पॉइंट हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखो, मिड पॉइंट ऑफ IJ फार्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, 5 + -4/2, -3 + 6/2। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट C वाले कोऑर्डिनेट के साथ मिल गया तब ये मिड पॉइंट होगा, अगर नहीं मिला तो मिड पॉइंट नहीं है। 1/2/3/2, तो कोऑर्डिनेट नहीं मिला, सो C इज़ नॉट द मिड पॉइंट।
ऑफ आई जे। आई जे का मिड पॉइंट नहीं है। अगर मिड पॉइंट होता तो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट इन दोनों के कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट है उसके साथ बराबर होता, लेकिन नहीं है, तो मिड पॉइंट नहीं है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 37 नंबर क्वेश्चन, Roman 3. If defensive midfielder A, attacking midfielder B and striker lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E. ठीक है, तो A, B और E सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं और B जो है वो A और E से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम दूरी पर है, तो हमें E का पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो देखो पहली बात है कि ये A, ये B है और ये E है, तीनों के तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, और क्या बोला, और ये बोला कि जो B है, ठीक है, जो B है ना वो A और E से इक्वी डिस्टेंस में है, मतलब सेम दूरी पर है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी का भी है। तो गौर से देखो, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। ये इसका मतलब होता है कि बी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, सो सिंस ए बी एंड ई लाई ऑन द सेम प्लेन, lie on the same same plane नहीं, same line, and also B is equidistant from A and E, so B is the midpoint of AE। AE का मिड पॉइंट है B। अब जब ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, सो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट, अच्छा बी का कोऑर्डिनेट कितना था भाई, गिवन है 2,-3। अब ये जो कोऑर्डिनेट है बी का, इसको हम फिर से क्या बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए का कोऑर्डिनेट है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट है 2,-3 और ई का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, सिर्फ ए, बी लिखा है। तो ए ई का जो इनका जो मिड पॉइंट है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला लगा के, तो 1 + A/2 4 + B/2 हो गया। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है आपस में बराबर है। ऐसा क्यों भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ये भी मिड पॉइंट का ही क्या है, ये भी मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है और ये भी मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है। कि कौन सा मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट का। ये भी बी मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है और ये भी बी मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है। फ़र्क बस इतना है, इसको हमने कैसे निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन था और ये हमने मिड पॉइंट फार्मूला से निकाला। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट बराबर। सो मैं और लिख नहीं रहा, सो देयरफॉर अच्छा मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, क्या बोलते हो, हाँ ये जो कॉपी कर लेता हूँ आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से कॉपी मार लेता हूँ इसको। कॉपी मारने के बाद ये लो, तो इसका मतलब 2 = 1 + A/2 और यहाँ पर -3 = 4 + B/2। 4 - 1 = A = 3। ठीक है, और यहाँ पर -6 - 4 = B = -10, B का वैल्यू -10। ओके, सो कोऑर्डिनेट क्या हुआ ई का, तो ई का कोऑर्डिनेट होगा 3, -10।
ये होगा आंसर। ओके, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 37। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 38 को और इसको फिनिश कर देते हैं ना। सो क्वेश्चन नंबर 38, एज यू कैन सी डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। सो डायग्राम में सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इस वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा, ओके, कि कंसेप्ट्स क्या है इसके पीछे। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक और यहाँ से यहाँ तक, ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन ये डॉटेड में है, ओके। और फिर इसको मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ जिससे कि मैं यहाँ इसका लेवलिंग कर सकूँ। ये C पॉइंट है, ये G है, ये B है, ये E है और F है, H है और ये D है। और कुछ एंगल्स भी गिवन है। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ 45 है, 45 डिग्रीज, और ये पूरा जो है वो है 60। ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर हाइट गिवन है, ये 80 मीटर है यहाँ से यहाँ का हाइट। और यहाँ पर और भी कुछ गिवन है। यहाँ पर बर्ड लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, बर्ड, फिर इस वाले पॉइंट पर फिर से बर्ड लिखा है, और फिर इस वाले पॉइंट पर लिखा है बॉल, ओके। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या क्वेश्चन है। One evening, Kaushik was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degrees. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of 60 degrees. At what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? How far did the bird fly in the mentioned time? After hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball? What is the speed of the what is the speed of the bird in meter per minute if it had flown 20 root 3 + 1 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंसेस का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान तरीके से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो सबसे पहले बोल ही दिया गया है कि भाई birds were singing on a nearby tree of height। अच्छा, ट्री का हाइट भी गिवन है, ठीक है, 80 मीटर। ये ट्री है, दिस इज द ट्री, दिस इज द ट्री जिसका हाइट 80 मीटर है। और इसको
ही इज ऑब्जर्विंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस ट्री को 45, यहाँ पर बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद उसने देखा कि बर्ड फिर से ट्री के बराबर वाले हाइट में जाकर बैठा हुआ है या फिर फ्लाई, हाँ फ्लाई कर रहा है। जो ट्री था, सॉरी जो बर्ड था वो ट्री के बराबर हाइट मतलब 80 मीटर हाइट में वो उड़ रहा था और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, पहले 45 डिग्रीज था 2 सेकंड बाद, ठीक है। अब बोला, फिर उसने देखा कि एक बॉल जो था वो भी सेम हाइट पर फ्लाई कर रहा है टुवर्ड्स हिम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर बॉल था और एंगल है 60 डिग्रीज। ओके, ठीक है, समझ में आता है। देखो, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में पहले तो ये एंगल 45 है, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो एंगल 45 है। फिर ये वाला साइड नोन है, हमें CB चाहिए। CB क्यों चाहिए? बिकॉज हमें पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री। मतलब जो लड़का है वो ट्री के जो फुट है मतलब B पॉइंट से कितना दूर है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम CB निकालेंगे, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वो उस पेड़ के मतलब फुट से कितना दूर है जो लड़का है। तो हमें CB चाहिए, तो CB के लिए हम अभी ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करेंगे। तो इस ट्राइंगल में AB/BC का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो किसके बराबर होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। किस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर, एंगल 45 डिग्री के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan 45 डिग्रीज। AB का वैल्यू हमें पता है 80 है, BC का नहीं पता, और tan 45 वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से BC का भी वैल्यू आ गया 80 मीटर। मतलब जो लड़का था वो ट्री के फुट से 80 मीटर दूर खड़ा था, जहाँ से वो अपने उस बर्ड को देख रहा था। क्लियर हो गया? तो ये एक आंसर आ गया, ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको, रोमन 1 का आंसर आ गया। ओके, तो ये एक आंसर था कि वो लड़का उस पेड़ से 80 मीटर दूर खड़ा था और वहाँ से वो उस बर्ड को, चिड़िया को देख रहा, चिड़िया को उड़ता हुआ देख रहा था, उसके पास बॉल जा रहा था ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मैंशनड टाइम। अब बर्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 2 सेकेंड्स में। 2 सेकेंड्स में इस बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को देखो, यहाँ से अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से CB को माइनस कर दूँ तो मुझे BE मिलेगा, और BE और AD बराबर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि बर्ड कितना मीटर, कितना यू कैन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे CE निकालना पड़ेगा, और CB तो मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, तो उन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे BE मिलेगा, और BE के साथ AD बराबर है बिकॉज इट इज़ ए रेक्टेंगल, एंड दैट्स वाई मुझे AD मिलेगा। और AD तो वही है ना, AD क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स, या फिर कैसे इन 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उस डिस्टेंस का नाम है AD, तो AD हमें चाहिए। ओके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल DCE में हमें CE चाहिए। तो गौर से देखो, ये ट्राइंगल है,
ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एंगल है ये वाला 30 डिग्री वाला, और हमारे पास डी ई नोन है, अननोन है सी ई, तो इन दोनों का हम रेशियो करेंगे, नोन और अननोन का। तो डी ई नोन है और सी ई अननोन है। अब इनका रेशियो क्या होगा, 10-30 के बराबर। कैसे 10-30 के बराबर, बिकॉज अगर तुम गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, किसके रेस्पेक्ट पर, 30 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट पर, ठीक है, इसलिए 10-30 होगा। और डी तो पता है भाई 80 है, सी ई नहीं पता, 10-30 1/√3, यहाँ से सी ई क्या आ जाता है, यहाँ से सी ई आ जाता है 80√3 मीटर, ठीक है, सी ई 80√3 मीटर। अब क्या करना है, नाउ बी ई इक्वल्स टू ए डी लिखो, इक्वल्स टू लिखो सी ई माइनस सी बी, मतलब 80√3 माइनस 80, यहाँ से 80 कॉमन जाएगा तो √3 माइनस 1 मीटर, और ये होगा आपका आंसर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन द मेंशन टाइम, 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर हो गया, कैसे समझ में आया, क्लियर है कि नहीं बताओ। हमें बस ए डी चाहिए था, और ए डी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम बी ई अगर हमें मिल जाता है तो बी ई के साथ ए डी बराबर है, बिकॉज इस रेक्टेंगल। ओके, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है। ओके, इसलिए हम अगर बी का लेंथ किसी तरह निकाल लेते हैं तो हम ए डी का भी लेंथ निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल, और वहाँ से हमें मिल जाएगा कि भाई उस चिड़िया ने, उस पंछी ने 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब वो उड़ के इस वाले ट्री के ऊपर से उड़ के वो इस वाले पॉइंट पर आया ना, तो इतना तक डिस्टेंस कितना होगा, ए डी के बराबर होगा, और ए डी हमें कितना मिल गया, कितना मिला, 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, सो ये होगा डिस्टेंस द बर्ड फ्लू इन 2 सेकेंड्स। इसका और देकर एक क्वेश्चन है, और देकर एक क्वेश्चन है, और देकर क्वेश्चन है कि आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। ट्री पर लगने के बाद, ट्री पर लगने के बाद जो बॉल था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्काई में, ओके आसमान में, इन द व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। तो कैसे करेंगे, तो ये इसके लिए आपको चाहिए होगा कि देखो उसने बॉल यहाँ से थ्रो किया, सपोज मान लेते हैं यहाँ से थ्रो हुआ बॉल, तो बॉल थ्रो होते 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 यहाँ तक गया, इस वाले पॉइंट तक गया, तो अल्टीमेटली कहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी से जी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। गौर से देखो, ठीक है, बॉल उड़ के यहाँ से यहाँ गया, मतलब ऑब्वियसली कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि नहीं, गलत है, इज गलत। क्यों गलत है, बिकॉज बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉल यहाँ पर था और बॉल बर्ड के पास आया, है ना, तो बॉल यहाँ पर एफ पॉइंट पे था, फिर बॉल ए पॉइंट पे आया, मतलब बर्ड के पास आया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें चाहिए, हमें सॉरी चीज़ी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ओके, घबराओ मत। जैसे हमने पहले निकाला था ना कि ए डी का डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए हमने क्या किया था, हमने बी निकाला था, वैसे ही हमें एफ ए चाहिए, इसका डिस्टेंस कितना किसके बराबर होगा, जी बी के बराबर होगा। और जी बी कैसे मिलेगा, सिंपल भाई, सी बी से सी जी को माइनस कर दो तो मुझे जी बी मिल जाएगा, और वही वैल्यू ए एफ के बराबर होगा। और ए एफ ही वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस बॉल ने कवर किया, ठीक है, आसमान में ट्री को हिट करने के बाद। ओके ओके, तो इसके लिए मुझे इन ट्राइंगल एफ सी जी,
इन ट्रायंगल एफ सी जी, मुझे सी जी का वैल्यू चाहिए होगा, नहीं तो मैं माइनस कैसे करूँगा। तो एफ सी जी में जो हाइट है ये भी 80 मीटर है, बिकॉज सेम हाइट है सबका, तो ये भी 80 मीटर है। और सी जी अननोन है, तो हमें क्या करूँगा, अननोन और नोन का रेशियो करूँगा। तो नोन एफ जी है और सी जी अननोन है। अब इनका रेशियो किसके बराबर होगा, तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कहाँ गया, हाँ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि ये कौन सा वाला एंगल है, ये 60 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, पूरा वाला एंगल 60 डिग्री है, ये फुल एंगल 60 डिग्री है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, tan 60 लिखना पड़ेगा, tan 60 डिग्रीज। ओके, फिर यहाँ से इम्प्लाइज देगा एफ जी तो 80 है, सी जी नहीं पता, tan 60 मतलब √3, तो 80/√3 इक्वल्स टू सी जी। आप रैशनलाइज कर सकते हो, तो रैशनलाइज करने के बाद ये होगा 80√3/3, 80√3/3 मीटर, ठीक है, 80√3/3 मीटर। तो सी जी का लेंथ निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, जी भी निकाल सकते हैं, जितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस बॉल ने वो हम अभी निकाल सकते हैं। ओके, आइए, जी बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं जी बी को मैं लिख सकता हूँ एफ ए के बराबर, जो मुझे चाहिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी बी माइनस सी जी। सी बी से अगर मैं सी जी को माइनस कर दूँ तो मुझे जी बी मिलेगा। सी बी का लेंथ कितना था भाई, सी बी का लेंथ था 80, और ये इसका लेंथ है 80√3/3। तो यह गौर से देखो, 80 कॉमन चला जाएगा तो 1 माइनस √3/3, इतना मीटर। ओके, ये होगा आपका आंसर, और वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, बॉल ने, आफ्टर हीटिंग द ट्री। ओके, आफ्टर हीटिंग द ट्री इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20√3 + 1 मीटर। तो अगर बर्ड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका स्पीड कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, हमें टाइम तो पता ही है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। अगर 2 सेकेंड्स में उसने 20√3 + 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका स्पीड क्या होगा। तो आइए देखते हैं, रोमन 3, हमें पता है क्या, स्पीड ऑफ द बर्ड। स्पीड किसके बराबर होता है भाई, स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और टाइम के बराबर, है ना, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, गिवन है डिस्टेंस, कितना, 20 × √3 + 1 मीटर, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स लगा, 2 सेकेंड्स, है ना। क्वेश्चन में अभी गिवन है, देखो कि उसने 2 सेकेंड्स में इतना देखा कि बर्ड उड़ के सेम हाइट पे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है, और बॉल उसकी तरफ फ्लाई कर रहा है। अच्छा, तो 2 सेकेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि मीटर पर मिनट में हमें आंसर चाहिए, ठीक है, मीटर पर मिनट में आंसर चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सेकेंड्स को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2/60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/30, 1/30 मिनट, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20 × √3 + 1 मीटर। इसलिए हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर तो ऑलरेडी है, हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम को, तो किया। अब टाइम पता चल चुका है, डिस्टेंस पता है, तो कर दो भाई, 20 × √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 1/30, 1/30। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 30 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 × √3 +
1 मीटर पर मिनट। तो स्पीड क्या था भाई पंछी का 600 इंटू √3+1 मीटर पर मिनट, बहुत ज़्यादा स्पीड था। ठीक है 600 मीटर पर मिनट। ठीक है 1 मिनट में 600 इंटू √3+1 डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था वो। ठीक है थोड़ा सा तेज़ था वो। ओके तो ये है हमारा एंड इस वाले यू कैन से सैम्पल पेपर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5 नंबर को, थोड़ा सा हम अतरंगी तरीके से करेंगे इसको। ठीक है फर्स्ट फिर लास्ट फिर सेकंड फिर से सेकंड लास्ट फिर मिडिल वाला करेंगे। ठीक है 5 है, इसमें से हम 1 कर चुके हैं। एंड आई होप तुमको ये सीरीज़ पसंद आएगा सैम्पल पेपर वाला। एंड आई होप कि तुम लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है, अगर है तो कमेंट्स में बता सकते हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 38। अब 38 में से बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी थे, तो मिलाकर 40 से ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड आई विश कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।